तो मैं आपको सवाल पोस्ट नहीं कर पाया, है ना। इसके बदले एक काम करते हैं, एक सवाल खुद और एक करके देखते हैं। ठीक है, आप भी साथ में करते जाएं तो अच्छा रहेगा। चलेगा? यस यस सर। यस सर। चलो चलो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ, 2x1 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 9। एक पेन कागज आप रख लीजिए, आप भी प्रोसीड करिए, हम भी प्रोसीड कर जाएंगे। दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 6। और तीसरा इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 8। अब ये इसको भी गॉसियन एलिमिनेशन से ही करना है। तो पहला काम क्या करें, पहले इक्वेशन को, ये इक्वेशन वन को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इक्वेशन 2 में जोड़ देते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है 2, ये कहलाता है पिवट। ये हमारा फर्स्ट पिवट कहलाएगा, जिसके जिसकी सहायता से आप यहाँ जो कोफिशिएंट 1 है इसको 0 लाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट पिवट क्या रहेगा, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो कोफिशिएंट है x1 का, वो हमारा फर्स्ट पिवट रहेगा। तो ये काम करते हुए पहला इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन, थर्ड, जैसा कल एक स्टूडेंट ने कहा था, हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, -3/2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस इक्वेशन 3 कर दें। रेस्पेक्टिवली करना है, तो पहले इसको करके देखें क्या मिलेगा। यहां से मिलेगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 9। और यहां से क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, -12 इसमें मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 1.5, और ये होगा माइनस, और ये है 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.5x2 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, 3 - 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, इधर क्या होगा बताइए। हेलो, इधर कितना होगा, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। हाँ, तो 2.5 आएगा, चेक करिए, 2.5 आएगा। जल्दी करिए। ये सही लिखा है इक्वेशन।
ये सही है? यस सर। और यहाँ पर 0 × x1 आ जाएगा, और 3/2 टाइम्स है, तो 3/2 टाइम्स करने से इधर कितना आएगा? 1 तो इधर पे कितना आएगा? -3.5। ओके, -3.5, -3.52 है, मतलब 0.5x3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 - 3/2 टाइम्स 9, 8 - 3/2 टाइम्स 9, 16 और 27, 11, 5.5 -5.5 हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन करके हमने इसको तो बना लिया। तो फर्स्ट पिवट की सहायता से, फर्स्ट पिवट है हमारा 2, तो फर्स्ट पिवट की सहायता से हमने इसको 0 ले आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब हमारा पिवट क्या रहेगा? अब हमारा हम किस किस कोफिशिएंट की सहायता से अब इसको 0 लाएंगे? अगला काम क्या होगा? सेकेंड रो। सेकेंड रो का कौन से एलिमेंट से? A22 से, है ना? तो पहला यस पिवट सर। रहा Yes, sir. A11, दूसरा पिवट रहा, है ना, दूसरा पिवट रहा A22, डैश हो गया क्योंकि बदल गया वो। लिखे A22 डैश, A22 डैश इसलिए क्योंकि ये बदल गया, 0.5 आ गया यहाँ पर। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब हम क्या करें? R2 को R2 को मल्टीप्लाई करें किससे? माइनस माइनस किससे करें? माइनस या 3.5/0.5 कर दें, हो जाएगा इससे काम? यस सर। यस सर। आर इससे हो जाएगा काम? ओके, तो Yes, फिर sir. से इक्वेशंस को लिख देते हैं। 2x1, हाँ 2x1 +3x2 +x3 x1 +0.5 × x2 +2.5 × x3 इज इक्वल टू 1.5। फिर ये 0 × x1, ये बदलना चाहिए, और ये हो गया 0 × x2 हो गया, और ये हो गया 0.5 कैंसिल हो गया। कितना मिलेगा? कितना मिल जाएगा? 3.5 × 2.5, मतलब कैलकुलेटर से निकाल के देखिए, 3.5 × 2.5, और इसको हमको 0.5 और इसमें जोड़ना है, तो ये आएगा 18x3, 18x3 हो जाएगा। 18x3 इक्वल टू यहाँ पर -5.5, इसको भी करके देख ले। परीक्षा में साधारण कैलकुलेटर उपयोग करने का नियम है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उपयोग करने का नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो -5.5 प्लस R2 है तुम्हारा 2.5 × 3.5/0.5, ये करने से ये आ जाएगा 5.0 आ जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन फिर से मिल गए। पहला पिवट हमारा है A11, दूसरा पिवट है A22 डैश, और अगर तीसरा पिवट की भी जरूरत पड़ती तो A33 हो जाता।
अब इसको सॉल्व कर लोगे, 18x3 18 हो गया इत्यादि, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ाना है क्या मेरे को, कि आप कर लेंगे इसको? हो जाएगा सर। ये आप कर सकते हैं यस ना? सर। हो जाएगा, चलो यस सर। ठीक है। यस हो सर। जाएगा ए- सर। सर कर लेंगे। कर लोगे। हाँ हाँ हाँ। मैं जानबूझ के डेसिमल वाला दे रहा हूँ, बताया क्योंकि आपको घबराना नहीं चाहिए कि डेसिमल आ गया तो कैसे करेंगे। एक जल्दी से सवाल आप करके दिखाइए, एक आखिरी सवाल, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल, एग्जाम्पल 3 ले। एग्जाम्पल 3 में x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 1 माइनस 3x2 बस इक्वल टू 0। कोफिशिएंट वो गायब है, तो इसलिए यहां पर -x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। जल्दी से करके बताइए तो जरा आप, क्या आएगा इसका आंसर? देखें कौन बता रहा है जल्दी। x1 x2 और x3। हाँ? वो मैंने बोला कर लो करके एक सवाल को। देखो आप, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों आ रहा है? अच्छा। हाँ। अरे, अभी छोड़ देते हैं, है ना? नहीं तो हम्म। हाँ भाई, किससे बन गया? किससे बन गया? कोई बताएगा? पूछो तुम चिरंजीत। क्यों बन गया आप लोग का कि नहीं बना? विकास। हाँ जी बोलो। क्या नाम है? सोमेश्वर। कितना आया x1 की वैल्यू? नहीं बन रहा क्या? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलो कौन बनाएगा बताए। हाँ बोलो। सर ये x3 का वैल्यू 0 आया। किसका? x3 का।
नहीं, नहीं, फिर यही करोगे क्या? कैसे? फिर मेरे को ही करना पड़ेगा तो कैसे होगा काम? चेक कर लो भाई सब, अगर जीरो आ रहा होगा तो मैं 2 - 2 - 2 × 2 मतलब 2 - 4 - 2 टाइम्स x2, और यहां से आया 3 - 2 टाइम्स r1 मतलब 3 - 2 + x3 = 0, माइनस x1 - 3x2 = 0। अब ये तो, सॉरी मैं गलत लिख दिया हूँ, इक्वेशन जीरो नहीं, सॉरी सॉरी, गलती मेरे से हुई, सुधार लो, ये ये सर 3 है। जीरो आ सर रहा था सर x3 का इसमें। वैल्यू 0 ही आ रहा है। हाँ हाँ, ये यस सर। हाँ, सॉरी सॉरी, ये होमोजीनियस बना दिया था। हाँ हाँ हाँ। अब देखो 3 और 2 है, अब बताओ 0, 3 और 2। यहाँ पे होगा 3 - 2 टाइम्स, तो ये तो 3 ही रहेगा। अब बताओ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है? क्या बोलो? कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं बनेगा? कहीं नहीं देखता, वहीं देख रहा हूँ। अबे देखो सर आके बोल रहे हैं कि आप क्या ये गणित पढ़ा रहे हो। 0 - 3 + 2, ये कितना हो गया? -3x2 + 2x2, -x2 = 2। कितना आ रहा है आंसर? सर 0.5। गलत हो रहा है क्या? 0.5? सर 1 आ रहा है 1। कौन सा x3 वैल्यूज बोलो वेरिएबल का? x3 = 1। x3 1, ठीक है, ठीक। और x2? ये तो सही है, x3 1 है। x3 1, देखो x1 + 2x2 + x3 = 0, 2x1 + 2x2 + 3x3 = 3, सर -x1 - 3x2 = हाँ जी बोलो। x2 = -1। x2 का बोलो। -1। ठीक, -1। ये भी सही।
हाँ तो सही है फिर। चलो तो x1 क्या हो जाएगा, 2 1 और x1, तो ये x1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सॉल्यूशन निकल गया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, है ना। तो विकास गुड सर। गलती नहीं करना है ना। नहीं हाँ सर, मेरे वहाँ से पे तो जीरो जैसे तो लिखा गलती था हुई इसलिए वैसे जीरो ही आया सर। गलती प्राय। सर जीरो हाँ लिखा तो था गलती इसलिए करना जीरो नहीं है, बोला। जैसे मेरे से जैसे गलती हुई है ना। हाँ यस सर। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे। हाँ सर। जैसे मैं उतारने में गलती किया हूं वैसे ही आप भी कर सकते हो, हाँ यस सर, हो सकता है सर है गलती ना। है। यस इसे सर। हो सकता है गलती, इसीलिए हाँ बोल हो। रहा हूँ। यस सर, गलती हो भी सके, हो जा सकती है ये सर। मैं देख रहा हूँ एक 4x4 इक्वेशन को और करा दे तो मजा आ जाए, कहीं से मिल जाए जिसमें यस सर। 4 इक्वेशन कहीं दिए हो, दिए नहीं रहते। हाँ 4 इक्वेशन मिल जाए तो मजा आ जाए। और हाँ ये मैं एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूं आपको, ठीक है। यस या सर। यहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, घर से कल के लाना है इसको नेक्स्ट यस सर। क्लास में। ये 4x4 है, मतलब 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल, इसमें प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस और मैं सर। Yes, यस sir. सर। इक्वेशन लिख दे रहा हूं। 13x1, देखिए 13x1 प्लस 5x2, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या आएगा, करके देखना पड़ेगा। -3x3 प्लस x4 इक्वल टू 18 है। 2x1 प्लस 12x2 प्लस x3 -4x4 इक्वल टू 13। तीसरा इक्वेशन है 3x1 -4x2, सॉरी ये x2 होगा, है ना, 4x2 प्लस 10x3 प्लस x4 इक्वल टू 29। और एक चौथा इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 -3x3 प्लस 9x4 इक्वल टू 31। तो ये 4 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल है, तो इसमें किसको जीरो लाना है, पहले A11 पिवट बनेगा तो इसको जीरो लाओगे, इस A21 को जीरो लाओगे, A31 को जीरो लाओगे, A32 को जीरो लाओगे, A41 को जीरो लाओगे, A42 को जीरो लाओगे और A43 को जीरो लाओगे, तब जाके ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलेगा। तो इसको आप हल निकालिए, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, करेंगे इसको। यस सर। तो अगर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ इसको करना। और मेरे हिसाब से इसमें डेसिमल नहीं आएगा, इंटीजर्स ही आएंगे, ठीक है। तो Yes, sir. ये सवाल एक बड़ा सवाल है जिसमें आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी लिखा रहता है, तो ये भी मैं बता दूं, यूज गॉसियन, म्यूट कर लो माइक, क्या लिखा रहता है, यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड, use Gauss elimination method to determine the solution of to solve the following equations। मैं इक्वेशंस नहीं लिख रहा, ये 3 इक्वेशन होंगे, और फिर लिख देता है करेक्ट अप टू 2 decimal places। कभी कभी ऐसा लिख देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 decimal places तक क्या है, सॉल्यूशन निकालना है आपको। और कई बार ऐसा लिखा रहता है करेक्ट अप टू 2 significant figures।
ये है 11वीं का हिस्सा। फिजिक्स में हम लोग ने जब पढ़ा है पहला चैप्टर, तो हम वहां पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं। करेक्ट अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आएगा, या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आएगा, कोई बताएगा? अगर मान लो कि आपको बोला जा रहा है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, कितना? करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, और आपका आंसर आता है मान लीजिए 1, 2 और 3, तो आप क्या लिखोगे आंसर को? और तब आंसर को क्या लिखोगे? अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करने को बोल रहा है तो आंसर क्या लिखोगे? 1.000, 2.000, 3.000। तो डेसिमल प्लेसेस 3 आने चाहिए, या 2 आएगा तो 2 आने चाहिए। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा पढ़ के आना तो उसमें आपको आसानी हो Yes, जाएगी, sir. है ना। और अब क्या बात बची, थोड़ा सा बात ये बची कि मैं एक चीज कल किसी ने ये बोला था, 1 मिनट मैं मिनिमाइज करता हूं और आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं जिसमें कि कई बार ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं जिसमें एक सोल्यूशन नहीं निकलता, अनेक सोल्यूशन निकलते हैं, और तब फिर हमको ये मुश्किल आती है। तो मैं 1 मिनट देख रहा हूं, एक जगह मैंने ढूंढा था इसको, अगर आप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल आते हैं। नहीं, हाँ ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. यस सर। दिख रहा Yes, है? sir. चलिए, Yes, sir. चांस अच्छा है, चांस मिल गया कि आप, वो मिल गया मुझे। तो देखो, वो एक विशेष, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशंस विच हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहां पर कैसे, मालूम नहीं है मुझे कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास 3 इक्वेशन है, x1 क्यों आ रहा है ये नहीं मालूम अभी, हम तो जब सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे तब हमको समझ में आएगा क्यों आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर 3 इक्वेशन है, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है, और साइज बड़ा तो नहीं करना है, तो मैं डाउनलोड करूं इसको। आपको स्क्रीन दिख रही है आसानी से? Yes, sir. यही ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो Yes, ठीक दिख रहा है सर। है, ओके ओके। देखिए, इसमें अगर 3 इक्वेशन इस प्रकार से है, x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू -4, तीसरा इक्वेशन है x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1। इसको उसने ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा है, हमको बार बार इक्वेशन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स ले लिया यहां पर 1 1 -3, 2 -3 4, 1 -1 और 1, और जो कांस्टेंट्स है 3 -4 और 1, और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट कर दिया। तो अगर मेरे को देखना है तो पहले दिख रहा है कि पहला पिवट है 1, इसकी सहायता से हम ये a21 को 0 लाएंगे तो r2, ये 2 माइनस 2 टाइम्स r1 कर दें तो r2 माइनस 2 टाइम्स r1 हो जाएगा, और इसको 0 लाना है तो r3 माइनस r1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 1 -3 और 3,
2 माइनस 2 टाइम्स R1 इज 0, -3 -2 -5 हो गया, 4 -2 इंटू -3 मतलब 4 + 6 10 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, -1 becomes -2, 1 -3 becomes 4, और उसी तरीके से इन कांस्टेंट्स पर भी इवेल्युएट कर लिए। ओके, तो 2 1 आ गया और 3 1 भी 0 आ गया, और अब हमको 3 2 लाना है। तो 3 2 लाने के लिए क्या किया है, देखिए R2 डिवाइडेड बाय -5 किया, कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं R2 divided by minus, you can divide R2 by -5 because it will not change the solution। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके सॉल्यूशन को चेंज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम वेरी वेल हम क्या कर सकते हैं, अगर -5 से डिवाइड किए तो 0 हो गया, -5 से डिवाइड किए तो 1 हुआ, 10 को -5 -2 हो गया, -10 को -5 से किए तो 2 हो गया, और 1 लान और R3 को भी इसके बदले भी कर सकते थे, जैसा इसने दिया हुआ है। मूल मेरा कारण यह है कि आखिरी में क्या आ रहा है, इसको भी -2 से डिवाइड कर दिए तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया और 2 हो गया, और फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, R2 - R3 कर दिए, सॉरी R2 - R3 नहीं कर रहे हैं, R3 - R2, ये गलत लिखा है यहां पर, ध्यान देंगे। दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ क्या लिखा है गलत? ये R2 - R3 नहीं होना चाहिए, R3 - R2 होगा, तो ये 0 हो गया, 1 - 1 अगेन कम्स टू बी 0, -2 -2 अगेन 0, 2 - 2 0। अब यहाँ क्या झंझट हो गया, मैं जरा वन नोट में इसको उतारता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वन नोट में कोई बताएगा मेरे को क्या है? 1 है, 1 और क्या था, देख लेते हैं 1 1 -3, 1 1 -3, दूसरा क्या है 0 1 -2, 1 1 -3, 0 1 -2, और आखिरी रो 0 0 0, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, B1 B2 3 2 और 0 आ गया। अब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैं इसी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है क्या मिल गया, x1, इसको लिख दें x1 + x2 -3 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन हो गया 0 × x1 + x2 -2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 2, और तीसरा इक्वेशन है 0 × x1 + 0 × x2 + 0 × x3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, किसी ने ये पढ़ा होगा उसे, आप लोग ने बीएससी में इसको पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो बताऊं मैं। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है, ऑल द एलिमेंट्स इन द लास्ट रो आर 0 है, ऑल द एलिमेंट्स इन द लास्ट रो 0 है कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा है, यस। ओके ओके। तो आपके पास कोई विधि है ऐसे सॉल्यूशंस का, ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना? इस मैट्रिक्स रैंक पढ़े हो क्या आप लोग, मैट्रिक्स का रैंक? नो सर। यस सर। अरे नहीं यार, Yes, sir, कैसी बात पढ़े कर हैं। रहे हैं, पढ़े हैं सर। यस सर। पढ़े होगे, कहीं पढ़े होगे आप लोग, पढ़े हो ना? यस। तो ऐसा मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देता हूँ। हाँ, तो आपने ये पढ़ा होगा कि A11 x1 + A12 x2, मत या रुको, रैंक पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपके शायद उसमें भी आएगा ये काम, कहाँ, फर्स्ट पेपर में।
तो लगे हाथ इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लो ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? हम इसमें से बहुत कितने हमारे डिटर्मिनेंट निकल सकते हैं? कुछ डिटर्मिनेंट निकलेंगे जो 2x2 ऑर्डर के होंगे, ठीक है। और मान लो A41 भी ले लेता हूँ, A41, A42, A43, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो इसके कुछ डिटर्मिनेंट होंगे जो 2x2 ऑर्डर के होंगे, सब डिटर्मिनेंट। ये क्या होंगे? सब डिटर्मिनेंट होंगे। और कुछ डिटर्मिनेंट होंगे जो 3x3 ऑर्डर के होंगे। और 4x4 ऑर्डर के कितने होंगे? एक ही होगा। एक ही होगा ना, कि इसके भी एक से ज्यादा होंगे? क्या आंसर देना चाहेंगे? इसके कितने डिटर्मिनेंट होंगे 4x4 ऑर्डर के? हेलो, एक ही होगा ना? यस सर। एक ही होगा। सर एक ही होगा। तो अगर, हाँ, तो इनमें सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम इसके मैट्रिक्स का रैंक 2 कब कहते हैं? रैंक इसका 2 कब होगा? जब 3x3 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सभी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ऑल मैट्रिक्स, ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3x3, सभी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। और 4x4 ऑर्डर का जो एक डिटर्मिनेंट है वो भी 0 है। तब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब कहलाएगा? रैंक 3 कब कहलाएगा? जब 3x3 ऑर्डर के जितने डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें से किसी एक के भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, लेकिन 4x4 0 नहीं हो रही, ओनली 1, इवन 1, केवल एक भी होगा तो भी चलेगा, इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि 4x4 के जो भी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। 2x2 का क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर 3x3 में से किसी एक भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तब इसका मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। और मैट्रिक्स का रैंक 4 कब होगा? जब जो है 4x4 ऑर्डर का रैंक 4 कब होगा? जब डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तब इसका रैंक 4 होगा। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको रैंक बताया। क्यों बताया? क्योंकि कुछ ही देर में हम उस मैट्रिक, अब हम इक्वेशंस ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। फिर दूसरा इक्वेशन है A21 x1, जैसा हमने अभी शुरुआत किया था जब हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, तो ऐसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ शुरुआत किए थे। ये इनहोमोजीनियस है, असमघातीय समीकरणों का निकाय है, सिस्टम ऑफ इनहोमोजीनियस इक्वेशन। A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा AX इक्वल टू B हो जाएगा। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालें? आप एक अभी रैंक पढ़ाया मैंने, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, उतना ही बता रहा हूं जो आपके हल करने में आपको काम आए और जो फर्स्ट पेपर में भी जहां पर दिया हुआ है। रैंक ऑफ ए निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? आप गिवन मैट्रिक्स ए को किसमें ले आएंगे? कल एक स्टूडेंट बोल रहा था एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म में, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आप तुरंत रैंक ए का रैंक आप निकालेंगे। कैसे ए का रैंक कैसे निकालेंगे? जब आप गिवन मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से आप इसका रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। और बी का रैंक भी आप ए, और एक नया मैट्रिक्स बना लिया ए बी मैट्रिक्स कैसा बना? A11 आया, A12 आया, A13 आया, A21 आया, A22, A23 हुआ, A31, A32,
और A3 3 हुआ। बी जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये जितनी जद्दोजहद हम कर रहे हैं, ये क्यों? मैट्रिक्स इक्वेशंस होंगे जिनके की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जब हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों होंगे, इसका हम आपको तरीका बता रहे हैं। क्यों होंगे इसका कारण बता रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें ए के सारे एलिमेंट्स रहेंगे और साथ में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? जो कांस्टेंट्स हैं B1 B2 और B3 हो जाएगा। अब मैं एक बात लिखता हूं आपके सामने। दोनों दो मैट्रिसेस हो गए। एक मैट्रिक्स हो गया ए और ए मैट्रिक्स हो गया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हो गया। ठीक है। दोनों की रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी में। ठीक। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास। 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A11, मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं। A11 A12 A13 A31 A32 A33 A41 42 3 वेरिएबल। ये इसका रैंक क्या क्या हो सकता है? रैंक के क्या विकल्प होंगे? क्या रैंक हो सकती है इसकी? इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? क्या हो सकती है इस मैट्रिक्स की रैंक? क्या हो सकता है? 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या? 2 हो सकता है, या दूसरा विकल्प, या दूसरा विकल्प 3 तीन तीन 3 वेरी गुड। 3 भी हो। इट कैन बी रैंक ऑफ द yes sir मैट्रिक्स ए कैन बी, हाँ, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी 2, 2 हो सकता है, और या 3 हो सकता है ना? 2 या 3 हो सकता है। रैंक ऑफ ए बी क्या हो सकता है? अगर मान लो ए बी कौन सा मैट्रिक्स है भाई? ए बी वो मैट्रिक्स है जिसमें ए के तो सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन साथ में क्या रख के चला आया? साथ में सिर्फ हमने क्या ऐड किया? साथ में हमने सिर्फ क्या ऐड किया? साथ में हमने सिर्फ क्या ऐड किया? एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, मतलब एक कॉलम हमने ऐड कर दिया। तो मुझे ये बताओ, ए बी का रैंक ए से कम हो सकता है क्या? नहीं, ए से ज्यादा होगा, जैसे 4। या 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 तो ए बी का रैंक ए से ज्यादा होगा या ए के बराबर बराबर। होगा। तो बराबर यहाँ पे हो सकता है ना? हो सकता है, क्योंकि अगर ए का रैंक यस 2 सर। है, yes sir ए का रैंक 2 है, मान लो कि 3 by 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाला उदाहरण के लिए, तो ये 0 नहीं आया, तो इसका रैंक 2 हो गया। तो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 हो गया। रैंक ऑफ ए मान लो 2 हो गया। रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? अगर B1 B2 B3 ऐड किया तो हो सकता है कि रैंक ऑफ ए बी 2 हो, या रैंक ऑफ ए बी कितना होगा? 3 या तो B1 B2 B3 ऐड करने से क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। क्लियर है बात? लेकिन इन नो केस रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? किसी भी हालत में रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसका? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। वो किसी भी हालत में ए मैट्रिक्स के रैंक के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा? क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है यहां तक? बराबर ठीक है, yes sir चले बढ़े आगे। तो फिर ये कंडीशन कहता है, एक कंडीशन कहता है कि अगर मान लो, ये लिख लेना अगर, या मैं चाहूं तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप समझ लो पहले। अगर रैंक ए बी मैट्रिक्स
ए बी मैट्रिक्स, rank of A equal to rank of AB matrix, then the given system of equations, then the given system of equations यूनिक, अब मैं कैपिटल एन लिख देता हूं, यूनिक सोल्यूशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, उसका एकमात्र ही हल संभव है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन, इट इज इक्वल टू आर, क्या हुआ कि ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ए मैट्रिक्स से अधिक है, और क्या मान लिया उसको, उस मैट्रिक्स का रैंक कितना मान लिया, ए बी का कितना मान लिया, क्या लिखा है यहां पर, आर है आर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तब हम क्या करेंगे, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, then the given system of equations, then the given system of equations then the given system of equations has infinite number of solutions। ठीक है, तो मैं इसको मैं फिर वापस आऊंगा, मैं चले जा रहे हैं वापस हम कहां पर, जो हमने आपको पीडीएफ दिखाया था। तो इसमें दिक्कत यह हो गई कि अब अगर आप x1 0 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 2, तीसरा इक्वेशन बनेगा 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस 0 टाइम्स x3 इक्वल टू 0। तो ये तो आइडेंटिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 है, क्योंकि लास्ट रो में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लास्ट रो में सारे एलिमेंट्स 0 आ गए। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसका तरीका ये है, ये आप पढ़ चुके हैं, मैंने जानबूझ के आपको एक बात इसलिए बता दी कि मुझे याद आया, फिर समय मिलता है नहीं मिलता है, अब मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसको करा दूंगा कंप्लीट, कि ये जो 2-3 कंडीशन मैं बता रहा हूं, वो कंडीशंस में एक बार कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, एक बार इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, एक बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले इक्वेशन होंगे। तो इस वाले उदाहरण को अभी आप देखिए, तो इसमें क्या करते हैं कि कितने वेरिएबल हैं आपके पास, कितने वेरिएबल हैं आपके पास बताइए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 3 इन 3 वेरिएबल में से, इन 3 वेरिएबल एक वेरिएबल को क्या करना है, 3 में से कोई भी एक वेरिएबल को, माना कि इसने x3 चुना है, आप x1 भी चुन सकते हैं, तो इन 3 वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी स्वैच्छिक मान दे सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में, इस उदाहरण में दिखाया है कि इसने क्या लिया है, x3 को एक आर्बिट्ररी वैल्यू लिया, उसने x3 को कितना ले लिया, t ले लिया, आप x3 को k भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। तो मान लिया कि x3 को t लिया, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा, बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा, x0 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2 इंटू x3, माइनस 2 इंटू x3 मतलब कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, माइनस क्या लिखोगे, 0 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2 इंटू x3 माइनस 2 टाइम्स t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 2t। हाँ तो लिखो इसको जरा, 0x2 माइनस 2 टाइम्स t इज इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू
0 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2 इंटू x3 मतलब माइनस 2t इज इक्वल टू t 2 मिल गया, या t बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, 2 प्लस 2t हो गया, मिलेगा ऐसा, 2 प्लस 2t मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये Yes. x2 का वैल्यू Yes, sir. मिलेगा ना। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया, x3 को एक आर्बिट्री वैल्यू दे दिया t, तो आपने तुरंत देखा कि x2 को भी आप t के टर्म्स में एक्सप्रेस करें और बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर यहां से आ जाएगा x1 प्लस वही प्लस x2 माइनस 3 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहां से आप x1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस टी आ गई। तो अब आपने अरेंज कर लिया, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस टी, x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2t, x3 इज इक्वल टू t, और आपने इस कॉलम वेक्टर को अरेंज कर दिया। अब चूंकि t के वैल्यूज कितने हैं, आर्बिट्री है, t की वैल्यू कितनी है, आर्बिट्री है, मतलब कोई भी स्वैच्छिक मान दे सकते हैं, तो हम अनंत मान दे सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं। तो जब हम इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं तो जो सोल्यूशन निकलेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, एंड ईच ऑफ द सॉल्यूशन, प्रत्येक जो होगा वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक हल कहलाएगा। तो आपको फंसाने के लिए ऐसा सवाल दे सकता है परीक्षा में जिसमें आखिरी रो जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वो सारी की सारी जीरो हो गई, तब आप बैक सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे कैसे। बैक सब्स्टिट्यूशन तब चलता है जब आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपके पास एक वेरिएबल निकल आता है, तब आप बैक सब्स्टिट्यूशन से पीछे की ओर चलते हैं। लेकिन यहां पर जब हमने ये प्रोसेस को शुरू किया ट्रायंगुलराइजेशन को मैट्रिक्स में, तो हमने ये पाया कि ये इसके सारे ही एलिमेंट्स आखिरी रो के जीरो हो गए, तब आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड में भी जीरो, राइट हैंड साइड में भी जीरो, तब इस केस में हम किसी एक वेरिएबल को एक आर्बिट्री वैल्यू, अब इसने एक को क्यों लिया, दो को क्यों नहीं लिया, इसको मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि ज्यादा, उसके लिए मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था, किसी दिन और क्लास में मैं बता दूंगा। आप ये पूछ सकते थे कि इसमें से x3 को क्यों लिया, तो मैंने बोला x2 भी ले सकते हैं, x1 को भी ले सकते हैं, x2 को ले सकते हैं, x3 है और x2 है, मैं x2 को भी ले सकता हूं। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि इनमें से एक ही वेरिएबल को क्यों लिया, दो को क्यों नहीं ले सकते, तो इसका मैं आंसर किसी और क्लास में आपको बता दूंगा। तो ये एक उदाहरण है जिसमें कि गॉसियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और ये गॉसियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये एक अच्छा लाइन दिया हुआ है, ये कहाँ उपयोग होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, नेटवर्क एनालिसिस में यूज होता है, जहां पर आप बार बार लूप्स बनाते हैं, सर्किट को अनेक लूप में तोड़ते हैं, और जहां पर बार बार आप किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल भी दिया हुआ है, मैं ये आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसमें कि एक सवाल देखिए, एक मैश बना हुआ है, इसमें एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक लूप हो गया, लूप 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, यहाँ पर एक ईएमएफ लगा है 5 वोल्ट का, एक -4 वोल्ट का यहाँ है, और तीसरे हिस्से में लूप 3 में 6 वोल्ट का एक लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट में आपको I1, I2 और I3 का मान निकालना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि अलग अलग लूप में बहने वाली दो करंट है I1, I2 और I3, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं किरचॉफ का वोल्टेज और करंट लॉ, आप उस नियम को यूज करें तो आपको इक्वेशन मिल रहे हैं, और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप गॉसियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूज करेंगे और आपके पास करंट की वैल्यू निकल आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों आते हैं, और ये इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और कल एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं पिवटिंग को समझाऊंगा आपको। इसको समझाएंगे पार्शियल, पिवटिंग। हाँ पार्शियल पिवटिंग। पिवटिंग को मैं समझाऊंगा।
हाँ, तो उसको भी आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सवाल मेरे को आप लोग ने सबने लिख लिया ना ये सबने लिख लिया है ना? यस सर। हाँ, अभी एक चीज पे यस सर। ठीक है। यस सर। किसी ने ये पूछा था अभी फोन करके कि सर हिंदी मीडियम